हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार साहब नए वीडियो को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो विषय है बीए सेमेस्टर 4 CC9 पेपर के अंतर्गत जो है विषय है मुगल कालीन जमींदारों और कृषकों का जो है संबंध। यानी मुगल काल में कृषक और जमींदारों से क्या संबंध था, जमींदारों की क्या भूमिका थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जमींदारी व्यवस्था के बारे में। तो जमींदार का जो अधिकार था स्थापित करने का हम देखते हैं कहीं ना कोई जो है अवश्य कोई प्रणाली अवश्य रही होगी, क्योंकि जमींदारी प्रणाली तो विद्यमान तो थी, जिसके अनुसार ये भी कहा जाता है कि जो है पहले से बसे हुए जितने भी किसान थे, किसानों पर जो प्रभुत्व जो था, उनके प्रति जो सत्ता था, जमाने वाले किसी जाति या कुल सदस्य मिलाकर आपस में यह निपटारा कर लेते होंगे कि विजय के रूप में जो जाति होते थे, जो प्रभुत्व जो जमाते थे, शायद वही जो है प्रभुत्व ने जमींदारी अधिकारों का रूप लिया होगा, ऐसा लगता है। क्योंकि जमींदारी अधिकारों का स्वरूप क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सारी व्यवस्था के बारे में जो है इसका हम निर्धारण कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जमींदारों को मुख्य रूप से जो है 3 वर्गों में रखा गया था। और सबसे प्रथम जो जमींदारों के प्रति जो था वह स्वायत्त सरदार के अधीन में शामिल था। तो यानी जमींदारों में जो है स्वायत्त शासन के अंतर्गत था। और इसके बारे में बहुत सारे बातें कही गई है कि इनके बारे में BL ग्रोवर का भी बातें करना है कि राजा महाराजा या राणा रावत या राव ये राय, ये सब कहे जाने वाले जो गांव के जो होते थे, एक वंशानुगत सरदार के रूप में जमींदार ही कहे जाते थे। और इसे जमींदारी पर पूरी तरह से जो है देखभाल या सुरक्षा शांति व्यवस्था रखना इनका कार्य था। यहाँ तक देखते हैं कि राजनीतिक अधिकार था। जमींदार जो थे अधिक जमींदारों के जो अधिकार था मुगल सरकार की ओर से जो है अलग से जो है उन्हें मिला था। तो वे जमींदार केवल जो है इसलिए कहे जाने लगे क्योंकि मुगलों ने जो है मुगलों को जो अपने अधीन बना लिया था। यानी 2 प्रकार के स्वायत्त सरदार थे। प्रथम वर्ग के जो स्वायत्त सरदार थे वो मुगल सम्राट के अधिकार को स्वीकार कर लिया था, लेकिन ये भी बताते हैं कि सैनिक या वित्तीय दायित्वों का जो है उससे जो है इन्हें जो है मुक्त रखा गया था। और उनके अलावा हम देखते हैं कि स्वायत्त सरदार भी थे जो जिन्हें सूबे के जो नाजिम होते हैं नियमित रूप से उसका पेशकश देनी होती थी, नजराना देना होता था, पेशकश देना होता था। इसके अलावा जो उनकी जो है सैनिक सेवा भी जो है करनी पड़ती थी। तो अकबर ने जो अपने बहुत ही कूटनीतिक और तरीके से जो है सभी स्वायत्त सरदार जितने भी थे सभी को जो है अधीन रखा। जैसा कि जो है साम्राज्य की सेवा में जो उनको कैसे हमको खपाना है, कहाँ किसी को नियंत्रित करना है। तो जमींदारों की जो हम जहाँ तक लगता है कि जमींदारों की जो उत्तराधिकारी को जहाँ तक बात करते हैं, कहीं ना करने का पास उसको रखना या ना रखना, या वैवाहिक संबंध हो या सैनिक सहायता से मांगना हो, या सरदारों को जो रैयत के साथ यानी सरदारों को जो किसानों के साथ जो सीधे संबंध बनाना हो, या सरदारों को विरासत के रूप में जो मिले क्षेत्र जितने भी थे वह वेतन जागीर के रूप में देना, या उन शांति व्यवस्था रखने का दायित्व जो है इन स्वायत्त सरदारों के अधीन में किया गया था। तो इस तरह से पहला हमारा स्वायत्त सरदार के अंतर्गत था। लेकिन दूसरा वर्ग जो था वो मध्यवर्ती जमींदार के रूप में था, क्योंकि जैसे वो एक इतिहासकार कहते हैं इसके बारे में कि मुगल साम्राज्य की जो मध्यवर्ती जो जमींदार होते थे वह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, जिससे राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से या आर्थिक रूप से जो है निभाते थे। तो इस वर्ग के हम देखते हैं, इस वर्ग में भी जो है बहुत अनेक प्रकार के जमींदार भी लोग शामिल थे। या तो जागीरदारों के लिए या सरदारों के लिए धन इकट्ठा करते थे, या कुछ मामलों में जो है धन को जो है अपने पास ही रख लेते थे। तो मध्यवर्ती जो जमींदार होते थे इसका अधिकार मलिकाना अधिकार तो नहीं था, लेकिन उसका अधिकार बल्कि उनका अधिकार था सेवा करने का, और दायित्व जो मिलता था दायित्व को पूरा करना था। लेकिन मध्यकालीन दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि खिदमत के रूप में भी वर्णन किया गया, उसे खिदमत की जाती थी। और राजस्व से ये सारी व्यवस्था जो थी यानी राजस्व से अलग थी, जबकि राजस्व जो थे प्राथमिक अधिकार था इनका खिदमतगारी गुजारी करना, या मध्यवर्ती जमींदारों का जो दायित्व था। इस तरह से इतिहासकार का ये भी कहना है कि मुकद्दम, मुखिया या परगना या चौधरी, ताल्लुकदार, कानूनगो, इजारेदार, पट्टेदार, देशमुख, देसाई, देशपांडे इत्यादि जितने भी के ये पदवी जो थे या जिस नाम से जाते थे, ये मध्यवर्ती जमींदारों की कोटि के अंतर्गत जो है मुगल काल में आते थे। तीसरा वर्ग के हम देखते हैं कि प्राथमिक
यानी प्राथमिक जमींदारों का, क्योंकि तीसरा वर्ग है कृषि भूमि। सबसे पहले तो देखते हैं इसमें कृषि भूमि तथा साथ ही जो वीआईपी रिहायशी जो भूमि होती थी, जो मालिकाना भूमि पर जो है अधिकार होता था इन लोगों का, कि लोग अपना खुद का था, क्योंकि इस वर्ग में स्वयं का किराए श्रमिकों की सहायता से खेती करने वाले किसान मालिक या एक या अनेक गाँवों को जो है मालिक दोनों ही शामिल होते थे। तो इसके अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि जो है इस काल में जो जितने भी ज़मींदारों की सारी जो व्यवस्थाएं थी या ज़मींदारों के लिए वह एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाए थे। लेकिन हम देखते हैं कि प्रत्येक ज़मींदारों को अपेक्षा रहता था कि वह सरकार को धन दे या उससे जो है राजस्व दे, क्योंकि पेशकशी ज़मींदारों को केंद्र पेशकश देना यानी धन देना, ज़मींदारों को जो है केंद्र सरकार के लिए कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। इसके अलावा कुछ मामलों में ज़मींदारों को कहा जाता था कि वो सरकार के अनुरोध पर ही जो है यानी सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व करे। तो इस तरह से मध्यवर्ती ज़मींदारों को भी राजस्व वसूल करने के लिए सरकार को भेजने का काम सौंपा गया। लेकिन हम देखते हैं कि मध्यवर्ती ज़मींदार जो थे वो ज़मीनी या मुचलका यानी कुछ राजस्व के रूप में देना पड़ता था। लेकिन मध्यवर्ती जो ज़मींदारों का मुख्य जो कार्य था कि राजस्व का पूरा विवरण जो है पेश करना, यानी मुगल सम्राट के पास। तो इस तरह से सरकारी अधिकारियों या राजस्व जो निर्धारण के लिए जितने भी लोग होते थे, या स्थान बहुत जहाँ जिस जगह पर वो स्थान से परिचित होते थे, और इस तरह से रुचि रखने वाले मध्यवर्ती जमींदार का कर्तव्य होता था कि राजस्व वसूल करने में लोगों को सहायता करें, मदद करें। राजस्व प्रशासन की जमींदारों की भूमिका अनिवार्य रूप से जो है ये परम कर्तव्य रूप से माना जाता था। तो इसके लिए हम देखते हैं कि किसानों और सरकार देखते हैं कि दोनों जो स्वीकार्य हो, इससे कुछ लाभ हो, जिसके कारण जो है जो शांति व्यवस्था बनाए रहे। तो निर्धारण से पहले सारी जानकारी देना भी होता था। सारा जितना भी निर्धारण की जाती थी राजस्व का, उसकी जानकारी देता था। इस प्रकार का कर्तव्य था कि किसी संकट आने पर वह सूचना सरकार को दे और किसानों के लिए जो है माफ़ी प्राप्त करे। यानी इस तरह से देखते हैं कि मध्यवर्ती किसानों का कर्तव्य था कि भूमि की राजस्व वसूल करे तथा सरकारी खजाना में जो है जमा करे। कुल मिलाकर यही बातें थी। लेकिन इस प्रकार हम देखते प्राथमिक जमींदार से अपेक्षित था, यानी उन लोगों से भी अपेक्षा था कि सरकार के पास भू राजस्व जो था, वो राजस्व जो है जो रुपया था, पैसा था, उसको भेजे। इस क्षेत्र में आधुनिक समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे खालसा भूमि और जागीरदारी भूमि दोनों मामलों में जो देख रेख जो होती है, यानी उसकी मामलों की जितनी बातें थी वो जमींदारों ने भू राजस्व प्रशासन में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इस तरह से हम देखते हैं कि जो है कि जमींदारों की स्थिति में जब था तो वह किसानों से खेती करने के लिए राजी कर सकता था, लोगों को बाध्य कर सकता था। यहाँ तक कि स्थानीय लोगों के साथ जो है निकट संपर्क बनाए होने के कारण जो है या सरकारी अधिकारी जो सरकारी अधिकारी काम नहीं करते थे, तो उसका कर्तव्य था जमींदार का कि केवल वही काम के लिए उपयुक्त था, क्योंकि जमींदार का दायित्व था कि ऋण देकर या हल बैल या बीज उपलब्ध कराकर खेती के लिए लोगों को प्रोत्साहन दे। यहाँ तक कि जो अपने क्षेत्र में जो है शांति व्यवस्था कायम रखे। जमींदारों का अधिकारों में जो है ये सब शामिल किया गया था, क्योंकि अधिकारियों को दिया गया था कुछ आदेशों को। और इस तरह से देखते कि हम एक उदाहरण देखने को मिलता है कि औरंगाबाद में सूबे में जो अंकोला के जो जमींदार थे जसवंत राव तथा साथियों के साथ किले में जो था वो चौकियों के यानी किले में से जो संबंध या चौकियों की जो रक्षा होती थी वो सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। तो इस प्रकार देखते हैं कि कांति के जमींदार भी यानी भारत जी से कहा गया था कि राजमार्ग की रक्षा करे, 100 सवार यानी रखे, यानी घोड़ों को रखे, और इस तरह से परेड के लिए सब फौजदारों को भी जो है मदद करे। इसके अलावा जमींदारों का जो है कर्तव्य था कि यदि कोई चोर बदमाश या जमींदारी में छिपा हो तो उसका सूचना दे। गैर आज्ञाकारी रियायत या लोगों को चेतावनी दे दी जाती थी ताकि शांति भंग होने वाले व्यक्तियों को दबाया जा सके। अगर जो शांति जो भंग करता था तो व्यक्ति को पकड़ करके जो उसको दबा दिया जाता था। तो इस तरह से बहुत सारे मामले भी था जमींदारों का। तो कुछ मामलों में देखते हैं कि जमींदारों को सैनिक सेवा पूरी करने के लिए जो था वह पड़ोसी जमींदारों के विरुद्ध जो है सैनिक अभियान में जो है शामिल करने के लिए बुलाया जाता था, ताकि जो सरकार की दृष्टि में जो विद्रोही है
जमींदार को जो सशस्त्र सेना रखने की भी अनुमति थी। आईन अकबरी में बताया जाता है, उससे पता चलता है कि जमींदारों की जो सैनिक होते थे, उस सैनिक लगभग जो है 44 लाख से भी अधिक थी। जमींदारों के पास छोटे छोटे बहुत सारे किले होते थे। इस बात का संकेत मिलता है और ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास सशस्त्र सेना थी और जमींदारों के पास जो सशस्त्र सेना की अनुमति थी वो राज्य और जमींदारों के बीच संबंध बिगाड़ने की स्थिति के लिए, जो राज्य के लिए बिल्कुल लाभदायक सिद्ध नहीं होती थी। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है इन लोगों का कर्तव्य और जो विशेषाधिकार था, यानी दोनों का जो है अलग अलग जो है अलग अलग से ये सब सारी जो उनका सारी व्यवस्थाएं थी। तो इस तरह से देखते हैं कि जमींदार एक समाहर्ता के रूप में काम करते थे और उनकी हैसियत में जो है देखते हैं कि खिदमतगारी के रूप में काम करते थे, लोग खिदमत करते थे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दूसरे राजस्व का जो प्रशासन में जो है राज्य की कुछ सेवा करते थे और सेवा के बदले में जो उसे कुछ पारिश्रमिक जो है दिया जाता था, जिसे जो मुगल काल में जो इसे नानकर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नानकर का भुगतान जो उपलब्धियों में हम देखते हैं कि इसके अलावा भी कुछ दिया जाता था। और प्रत्येक कार्यालय में हम देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में 2.5% से लेकर 10% तक होता था और अंश के रूप में या तो राजस्व के रूप में हिस्सा काट कर दिया जाता था जमीन के, यानी हम देखते हैं कि ज़मीन किस शक्ल में दिया जाता था, यानी जितने भी भूमि के रूप में, क्योंकि जिस पर हम देखते हैं कि ज़मींदार से राजस्व वसूल नहीं किया जाता था। तो इस तरह से देखते हैं कि ज़मींदारी जो था वह मालगुजारी प्रशासन का एक आधार के रूप में था। और कृषि के बारे में हम देखते हैं कि वो जानकारी इकट्ठा भी करते थे। रिपोर्टों के आधार पर सरकारी अधिकारी यानी भू राजस्व के निर्धारण भी करते थे। जमींदारों का जो निर्धारण का दस्तावेज पर जो है अपने को जो है हस्ताक्षर करने होते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें थी, यानी यदि कोई बात अनुचित होती थी तो जमींदार का काम था कि जमींदारी ही इसके लिए उत्तरदायी था, क्योंकि सूचना सरकार को दे ताकि भुगतान जो है माफ़ कराए। तो इस तरह से देखते हैं स्थानीय जितनी भी सारी जानकारियाँ होती थी वो रुचि में जो है मदद भी करते थे ये लोग। इसके अलावा देखते हैं कि जमींदार का एक ऐसा व्यक्ति होता था जो निर्धारित जो मालगुजारी होता था वसूल करने के लिए सरकारी खजाने से में जमा करने में मदद भी करता था। इस दृष्टि से देखते हैं कि इसकी अर्थव्यवस्था या जमींदारों की जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ तक देखते हैं अन्य स्रोतों के अलावा हम देखते हैं कि भू राजस्व के पर जो है अधिक निर्भर भी करता था और अधिक भूमि को कृषि के अंतर्गत लाकर जो है किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देकर जो है जमींदार राज्य को या राजस्व संसाधन में जो है वृद्धि भी करता था। तो इस तरह से देखते हैं कि बहुत सारे इतिहासकार जो है इनके बारे में बताते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि राजनीतिक आर्थिक ढांचा भी जो था बहुत चरमरा गया था, जिससे अगर जो मुगल जो साम्राज्य था वह जमींदारों वर्ग को एक अधिक शोषक वर्ग में जो है कोटि में भी रखा गया। तो इरफान हबीब महोदय का भी कहना है कि जमींदारों को वर्ग का अर्थ यही कि शोषक वर्ग में कोटि में रखा जा सकता है, क्योंकि बहुत अधिक किसानों से जो है सबसे अधिक उपज का एक अंश था जो परंपराओं और सरकारी या शाही विनियमों के अतिक्रमण करके यानी जमींदारों को उपज दावा नहीं कर सकता था। तो इस तरह से कहते हैं कि जो है सरकार ने जो है जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे कदम भी उठाए थे। यहाँ तक कि देखते हैं कि विद्रोही जमींदार जो होते थे उसको हटाकर उसके स्थान पर जो है दूसरे वफादार जमींदारों को भी रखा गया। यहाँ तक यदि कोई अपराधी जमींदार भी अगर पाया जाता तो सम्राट का अधिकार था कि वह जमींदारी को जब्त करके किसी और को जो है जमींदारी दे दे। तो इस तरह से देखते हैं कि पूरा परगना में हम देखते हैं कि आमिल को भेजे गए एक पत्र में आमिल से कहा गया था कि जमींदार को निकाल कर उसके स्थान पर किसी उपयुक्त दूसरे योग्य व्यक्ति को जो है जमींदार बनाया जाए, क्योंकि ऐसा आरोप था कि वह राजस्व अदा नहीं किया था और खेती का जो है परित्याग कर दिया था। तो इस मामले में हम देखते हैं कि गैर वफादार जो जमींदार जो होते थे वो को हटाने का अधिकार या सत्ता का प्रयोग किया गया था। यहाँ तक देखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि राजा को जो है ऐसा ना करने का अधिकार था, लेकिन वस्तुतः हम यही कह सकते हैं कि वह जमींदार राजा को जब इच्छा हो ना हो या इसकी हैसियत नहीं रह सकते हैं। दूसरा अर्थ में ये नहीं कि जमींदार को बिना पर्याप्त रूप से जो है कारण के हटाया जा सकता है, कारण रही होगी तभी जो है हटाया जा सकता है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है जमींदारी प्रथा जो है एक अत्यंत जटिल प्रणाली भी थी कि
क्योंकि जमींदारों के अंतर्गत हम देखते हैं कि विभिन्न श्रेणियाँ थी और श्रेणियों को जो है शक्तियों का जो है कोई व्यक्ति शामिल था। इस प्रणाली के अंतर्गत देखते हैं कि उत्पत्ति कैसे इसका स्पष्ट नहीं है, लेकिन जमींदारों का कुछ कर्तव्य पूरा करना पड़ता था जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए काफ़ी लाभदायक था। यहाँ तक कि उसके विशेषाधिकारों, उसके अधिकारों कर्तव्यों के साथ उनका संबंध था। राजस्व के प्रशासन में जो है अधिकांशतः जो जमींदारों पर जो था वो निर्भर था और निर्भर भी करती थी। तो इस तरह देखते हैं कि अगर किसी जमींदार या कदाचार की स्थिति में हो तो किसी जमींदार को जो दंड देने या हटाने का भी अधिकार था। जब तक केंद्रीय प्रशासन या शक्तिशाली रही तो जमींदारों का उद्देश्य की जो है का पूरा उद्देश्यों की पूर्ति जो कराती रही। जब स्थिति ऐसी हुई जमींदार जब किसानों की काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ, लेकिन जैसे ही सरकार अगर कमज़ोर हुई या सम्राट कमज़ोर हुई तो जमींदार जो उपद्रवी बन बैठा, यानी उपद्रव करने लगे। और कहा जा सकता है कि यह प्रणाली स्वयं को हानिकारक नहीं था, लेकिन उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर हम कह सकते हैं, कहना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये मनमाने जमींदार जो थे मनमाने तरीके से किसानों का शोषण करते थे। यहाँ तक कि परिणाम से कृषि प्रणाली का पतन हुआ, अंत में साम्राज्य का भी। तो पतन के कारणों के पीछे कारण अवश्य जो है माना जा सकता है कि क्योंकि केंद्रीय सत्ता जब कमज़ोर हुई तो जमींदारी प्रथा या जमींदार भी राज्य के लिए कष्टदायक बन गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुल मिलाकर जो जमींदारी जो प्रणाली जो थी वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है जमींदारों की जो व्यवस्था थी वह व्यवस्था जो है यानी प्रशासन में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया। बहुत सारे इतिहासकारों का जो मुगल कालीन इतिहासकारों के अधिकारों के स्वरूपों के बारे में अलग अलग बातें भी कही गई और अलग अलग मत भी प्रकट किए। जैसे इरफान हबीब महोदय का कहना है कि जमींदार का जो फारसी जो संयुक्त शब्द के रूप में है, जो उसका शाब्दिक अर्थ रूप में भूमि धारक के रूप में इसका प्रयोग किया है और उसके पुश्तैनी हितधारकों के लिए किया जाता था, जिससे जो है शक्तिशाली स्वतंत्र स्वैच्छिक सरदारों से लेकर ग्राम स्तर तक के छोटे छोटे जितने भी मध्यवर्ती जो सभी सरदार जो है इसके अंतर्गत शामिल थे। ऐसा कहा जा सकता है कि यदि किसी जमींदार के एक जातीय के रूप में ये जो प्रतिष्ठापित था, तो इस तरह से पीएल ग्रोवर महोदय का भी कहना है कि जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जो शामिल व्यक्तियों का तात्पर्य यही है कि भूमि की पुश्तैनी हित रखने वाले सभी व्यक्ति यानी किसान की जो है कोटि में आने वाले व्यक्ति नहीं है। तो इस प्रकार जो है बहुत सारे बातें मुगल सरदारों के बाद कहे हैं। उनमें से कहा जाता है कि पैतृक अधिकार यानी स्वैच्छिक सरदारों को भूमि पर जो है उच्च अधिकार था लोगों को, क्योंकि सार्वभौमिक रूप से पूर्ण स्वतंत्रता की जो है एक स्थापना के लिए जो मुगलों की इन परिस्थितियों को जो है परिस्थितियों से समझौता करना आवश्यक हो गया। अकबर ने भी एक बहुत अच्छा सबसे आसान तरीका जो निकाला, जो अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए अकबर ने कई साधन अपनाए, लेकिन फिर भी सरदारों का जो पद शाही पद जो था, जो स्थिति जो थी वो प्रशासनिक तंत्र में या प्रशासनिक व्यवस्था में जो है में जो है लगाने का यानी सर्वसत्ता कायम करने में यानी वैवाहिक संबंध स्थापित करके दरबार में उनके उपस्थिति होने पर जोर देकर लोगों किसानों के साथ सीधा संबंध बनाकर जमींदारी अधिकारों की वास्तविक उत्तराधिकारी को मान्यता प्रदान करने का अधिकार अपने हाथ में लेकर, तो इस प्रकार मुगलों ने यानी सरदारों की जो है विरासत प्रथा को मान्यता देकर यानी जमींदारों के रूप में जो है स्थापित किया था। तो जैसे देखते हैं कि इसका जो है मुगल काल के जो दूसरा तरीका था कि विजय के रूप में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के रूप में कुछ सरदारों ने जो था दूसरों पर विजय प्राप्त करके या अधीन बनाकर या भूमि पर उच्च अधिकार प्राप्त कर लिया। ऐसा भी होता है कि जमींदारी अधिकार से उत्पत्ति पांडुलिपि पर जो है कई हिस्सा के रूप में हो सकता है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जमींदार के रूप में स्थापित होने के लिए तीसरा जो खरीद है, जिससे अवल शाहबाद या रोहतास के रूप में दस्तावेज से पता चलता है कि मान सिंह और सुजाजीत सिंह जो थे उज्जैन से शाहबाद आकर जो है तालुकेदार से खरीद लिया और वहाँ से जो है जमींदार वहाँ के जमींदार जो है बन बैठा। तो ऐसा खरीदारी से भी हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि पैतृक अधिकार से, विजय से या खरीद से यानी धीरे धीरे जो अपना वर्चस्व कायम करते गया और अपने अधिकार यानी सर्वसत्ता बनाते गया और एक जमींदारों की भूमिका रही होगी।
तो इस तरह से जो है हम बताने का प्रयास करें कि मुग़ल काल में जो ज़मींदारों की जो व्यवस्था थी, यानी कृषकों के साथ संबंध कैसी थी, यानी हमारे मुग़ल कालीन जो प्रशासन में जो है किस तरह की व्यवस्था में आई। तो ये सब बहुत सारी बातें थी। तो ये हमारा मुग़ल कालीन ज़मींदारों और कृषकों का जो या मुग़ल कालीन अर्थव्यवस्था का भी में जो है ज़मींदारों का जो भूमिका है एक रणनी के रूप में, एक प्रसिद्ध के रूप में रही। तो इस तरह से आज के जो वीडियो समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में दूसरे विषय को लेकर फिर मैं उपस्थित होऊंगा।